आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। पिछली क्लासेस में अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और पहले से ही क्लियर कर दें, हम किसको टारगेट बना रहे हैं। हम ये वाली बुक को टारगेट बना रहे हैं। काफ़ी पतली सी अच्छी सी है, बहुत शानदार बुक है ये। यूथ कंपटीशन टाइम्स उनकी बुक है। टू द पॉइंट, शॉर्ट में कंटेंट आपको दिया हुआ है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल होने वाला है। कंटेंट ज़्यादा कम होना, पतली मोटी किताब होना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पहली चीज़, जिसमें क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट आपको कंटेंट एक स्थान पर मिल जाए, सबसे पहली बात। दूसरी, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ें कि वो आपको बन जाए, याद भी हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाए कि साहब इसका आंसर ये था। ठीक, यानी उस पर कमांड हो आपकी, केवल ये नहीं कि बस अपन एक नॉवल की तरह पढ़ के गुजर गए। वो चीज़ अच्छी नहीं कहलाती है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है सभी विद्यार्थियों के ऊपर, और कहीं ना कहीं उसके कारण भी विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो प्रयास अपना ये रहेगा कि अपन अच्छे से पढ़ें भी, समझें भी, टू द पॉइंट भी रहे, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी रहे, एग्जाम ओरिएंटेड भी रहे, याद भी रह जाए, हमको वहां पर बन जाए। तो कुछ ऐसा प्रयास अपन करेंगे। कुछ टॉपिक हो सकता है कि बड़े बोरिंग टाइप के भी हों और कुछ हो सकता है बड़े इंटरेस्टिंग और मजेदार टाइप के भी हों। तो दोनों ही प्रकार की बातें होती हैं। डिपेंड करता है कि क्लास कैसी क्या हो जाए, वो कई बार अपने हाथ में नहीं रहता, वो समय परिस्थिति इत्यादि वगैरह अपने हाथ में रहता है। पर ये जरूर है कि हाँ, हम अपना अच्छा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, मैं भी और आप भी। कुछ इस प्रकार से अपन बनाएंगे। मेरे ख्याल से अपन लगभग करंट अफेयर्स ईयर बुक में से 4-5 या 6 टॉपिक समथिंग के आसपास पढ़ चुके हैं। कोर सेक्शंस को हम फोकस कर रहे हैं। कोर सेक्शंस का मतलब है जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। एग्जैक्टली क्या आएगा कोई नहीं बता सकता, ठीक, बट ये है कि हाँ, कुछ थोड़ी बहुत प्रोडिक्शन हो सकता है, थोड़ी बहुत संभावनाएं अपने विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर मैं व्यक्त कर सकता हूँ, आप भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उन सेक्शनों को हम फोकस करके पढ़ने समझने का प्रयास कभी भी करते हैं। और करंट अफेयर्स कई बार डिफाइन भी होता है सिलेबस में और कई बार नहीं भी होता है। ठीक, अलग अलग पेपर के स्तर होते हैं, किसी पर 80% तक करंट अफेयर्स आता है। यानी फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है, आईएएस वगैरह की जो परीक्षा होती है, उसमें 80% तक जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। डायरेक्टली आप उसको नहीं कह सकते, बट वो इनडायरेक्ट वे में वही होता है। पीसीएस वगैरह में थोड़ी सा और 50%, 60% कह सकते हैं आप, और भी अदर एग्जामों में इस टाइप से परसेंटेज डाउन होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दो प्रकार से क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स पर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि बोले अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है, एक तो ये होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साइंस टेक पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, इतने बड़े सेक्शंस में से कभी सोचिएगा कि वहीं से क्वेश्चन क्यों आता है। कि साहब इकोनॉमी में इसी वाले सेक्शन से क्यों आया, आरबीआई ही क्यों पूछा उठा करके, कमेटी का नाम ही क्यों पूछा साहब, हिस्ट्री में साहब जी उठा करके उन्होंने यही सेक्शन क्यों पूछा, ज्योग्राफी में यही क्यों पूछा। तो उसका एक बहुत बड़ा जो कारण होता है, वो कारण होता है करंट अफेयर। अर्थात इतने लाखों बातों में से आपसे वो एक बात जो पूछी गई है, वो क्या वजह होगी, करंट अफेयर्स में चर्चा में होगी, वो कहीं ना कहीं कोर सेक्शन के रूप में या अति महत्वपूर्ण के रूप में। दूसरा बिंदु यहाँ पर यह भी होता है कि बोले सर, चर्चा में तो उन लाखों बातों में से 100 बातें रही, अब उन 100 में से कौन सी आ सकती थी, या 200 रही होंगी, 500 रही होंगी, वो कौन सी। तो ध्यान देने वाली जो अति महत्वपूर्ण होगी बात, वह आती है। अब ये अति महत्वपूर्ण की जो डेफिनेशन होती है बड़ी टफ हो जाती है कई बार, कि साहब किसको अपन अति महत्वपूर्ण मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। एक क्लू देना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन सी चीज एग्जाम में आएगी, एग्जामिनर प्राय किसको अति महत्वपूर्ण समझते हैं। बहुमत, बड़ा जनमत, ठीक, बड़ी आबादी। सीधी सी बात है, जब भी कोई घटना, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, समाज के सबसे बड़े वर्गों को प्रभावित करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक, तो जितना बड़ा वो वर्ग होगा वो उतनी महत्वपूर्ण घटना कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोविड, पूरी दुनिया प्रभावित हुई, आने था क्वेश्चन आएगा ही साथ ही। कोई दूसरी घटना है, बोले सर उसमें 10 लाख लोग प्रभावित हुए। कोई तीसरी घटना, बोले सर उसमें तो सर 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए। तो डेफिनेटली इस बात की ज्यादा संभावना है कि 10 करोड़ लोग जिस चीज से प्रभावित हुए हैं उस पर क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंट है, ऐसे सेक्शनों पर ही क्वेश्चन आएगा जो कि ज्यादातर लोगों से संबंधित है, यानी बहुमत, एक बड़ा वर्ग।
तो कभी भी जब आप न्यूज़पेपर इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इससे सीधी शॉर्ट में परिभाषा नहीं हो सकती। करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऐसी घटना, प्रघटना, दुर्घटना आदि चीज, या कोई चीज जो कि प्रोत्साहित करे, हतोत्साहित करे इत्यादि, जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को, राष्ट्र को या दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करे। प्राय क्वेश्चन उसमें से ही होता है, ठीक। और उसमें से भी कौन सी? बोले सर ये 1 लाख जनता को प्रभावित करे, ये 10 लाख को, ये 1 करोड़ को। तो किस पर आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? 1 करोड़ वाली जनता। कोई होगी साहब, बोले नहीं सर वो तो 100 करोड़। डेफिनेटली जितना बड़ा वो डिजिट होगा, लोगों की संख्या होगी, वह घटना उतनी महत्वपूर्ण करके कहलाएगी। इस बात को आप की पॉइंट के रूप में ध्यान रख सकते हैं, बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो ये तो थी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें। साथ ही साथ हम यहाँ ना केवल पढ़ेंगे बल्कि प्रयास ये करें कि हमको याद रह जाए साहब। अपने आप में कुछ टॉपिक टफ कहलाते हैं, कुछ वर्ड्स वगैरह टफ कहलाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। खासकर जैसे सामने आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं प्राय फॉरेनर नेम्स हैं, ठीक। और उन नामों से हम कम परिचित होते हैं, रूबरू रोजाना हमारा कम होता है। यही वजह है कि वो नाम हमें थोड़ी से टफ भी लग सकते हैं। तो टफ लगते तो अपन और मेहनत करेंगे। मेहनत के आगे कोई चीज है ही नहीं, मेहनत से सब कुछ संभव है। तो और टफ है तो हम और मेहनत, ज्यादा टफ है तो बहुत ज्यादा मेहनत। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है सब, वो भी स्मार्टनेस के साथ में, स्मार्ट वर्क के साथ में, ठीक। इंटेलिजेंस विथ कॉमन सेंस, ये आपके आधार होने चाहिए। आप कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी सब्जेक्ट बना दोगे, क्षमताओं की आप में कोई कमी नहीं है, केवल उनको एक सही वे में यूज करने की जरूरत होती है, ठीक। तो अपन वो प्रयास करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है यहाँ पर नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार। पुरस्कारों वाला अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुकलेट में इसको देखेंगे, ईयर बुक में, तो 20 नंबर पेज पर आपको दिया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। इसको पढ़ रहे हैं। 20 नंबर टॉपिक पेज नंबर पर आपको ये दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है, ठीक। नोबेल प्राइज को लेकर के आप जानते हैं कि 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर इसको, पुरस्कार को स्थापित किया गया। उनकी ही वसीयत में ये सारी बातें कही गई थी। ये वही अल्फ्रेड नोबेल जी हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था, और भी सैकड़ों अपने आविष्कारों के लिए वो जाने जाते हैं, पेटेंट उनके पास में रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ अपन पढ़ सकते हैं उनके बारे में, बहुत विशाल का है। मतलब एक आध दिन केवल नोबेल प्राइज चल सकता है, पर एग्जाम में वो नहीं आएगा। ज्यादा संभावना है कि उसमें जो करंट वाला सेक्शन है वो आएगा। एक है स्टैटिक, एक है करंट अफेयर। स्टैटिक वाला मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ आपका थोड़ी बहुत तैयार है। उसमें जो अति महत्वपूर्ण कोर सेक्शन है जिनसे परिचित नहीं प्राय, वो आपको बताने का प्रयास करूंगा और फोकस करूंगा किस पर? करंट पर। क्लियर है? तो नोबेल प्राइज हम यहां पर बात कर रहे हैं, हर वर्ष दिए जाते, 2022 के भी दिए गए हैं आपको यहां पर। क्लियर है? सबसे पहले दिया हुआ आपको शांति का नोबेल पुरस्कार। 6 कैटेगरी में दिए जाते, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैटेगरी में। जो सबसे लेटेस्ट कैटेगरी वो इकोनॉमी की करके कहलाती, अर्थशास्त्र का कहलाता, 1969 में इसको शामिल किया गया था। अर्थात पहले 5 दिए जाते थे, अब कितने? 6 हो गए साहब। क्लियर? ये बाकी दिए जा रहे हैं 1901 से, जबकि इकोनॉमी वाला कब से? 1969, ठीक। महत्वपूर्ण चीजें जो है, क्वेश्चंस वगैरह जो उससे बनने की संभावना, वो भी मैं आपको लगे हाथ बताते चलूंगा। उठा करके कुछ नहीं तो यही पूछ देंगे। 1969 में जो इकोनॉमी का पहला नोबेल दिया गया था, वो किसको दिया गया था और किस कार्य के लिए दिया गया था? विशेषकर यह क्वेश्चन पूछा जाता उन विद्यार्थियों से जिनका कॉमर्स में बैकग्राउंड रहा है। क्लियर? इंटरव्यू वगैरह में, बाकी सब जगह भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, बाकी सब 1901 से और ये 1969 से दिया जा रहा है। पूछ लेगा कौन सा कैसा क्या कॉन्सेप्ट वगैरह है। शांति दिया हुआ आपको सबसे पहला, कि शांति का नोबेल पुरस्कार। 3 नाम दिए हैं आपको। एल एस बियालिस्की, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। तीनों ने किस चीज के लिए काम किया है? मानवाधिकारों के लिए। किसके लिए काम किया है? मानवाधिकारों, उनके संरक्षण इत्यादि के लिए काम किया, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी कहलाती है बेलारूस की, एल एस बियालिस्की। जबकि एक और संस्था है रूस में जो मानवाधिकारों के लिए काम करती है, वो मेमोरियल है। और तीसरी एक संस्था यूक्रेन में काम करती है, उसका नाम है सिविल लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। 2 संस्थाएं हैं, मेमोरियल एंड सिविल लिबर्टी,
जबकि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या दिया आपको, एलिस बियालिस्की साहब जी। ठीक, इनको तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कौन सा? शांति का नोबल। कब का है? 2022 का है साहब जी। ठीक, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा हमको। कैसे क्या याद रख लें, क्या कीवर्ड आपका हो सकता है जिससे अपन बना लें इस चीज को। ठीक, शांति बड़ी ही बेमेल सी होती है, अगर आप देखें बेमेल होती है शांति। क्या होती है? बड़ी ही बेमेल होती है। शांति का मेल किसी चीज से नहीं हो सकता, न धन से, न संपत्ति से, न खुशी से। शांति एक अलग ही चीज है, उसका मेल किसी से नहीं होता। जिसके पास में शांति, उसके पास में बहुत कुछ नहीं भी है तो भी वो शांत है, जीवन में उसके पास में संतुष्टि है इत्यादि। तो शांति यही वजह कही जाती साहब, एक अलग ही चीज है, बड़ी ही बेमेल सी चीज है। ठीक, तो शांति का किसको? बेमेल को दिया गया। बा से हो जाने वाला 42 की। ठीक, मां से होगा किसको? मेमोरियल है, संस्था का नाम है, रशियन है। ला से क्या होगा? लिबर्टीज होने वाला है। कहाँ की है ये यूक्रेन की है। यूक्रेन वॉर वगैरह चल रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, तो इन चीजों को देख लेना। तो शांति कैसी होती है? बोले बड़ी बेमेल सी होती है। तो बा से 42 की, मां से मेमोरियल, ला से लिबर्टी करके हो जाने वाली है। ऐसे करके बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। साहित्य का आपको दिया है, साहित्य का नाम दिया है आपको एनी एनॉक्स। तो बोले साहब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ते हो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की इत्यादि वगैरह की। लेकिन अगर रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जनरेट करनी है तो आपको लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। भले ही वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, पर लिटरेचर पढ़ना चाहिए। उससे क्रिएटिविटी जनरेट होती है, मानवीयता, भावात्मकता, सामाजिक समस्याएं, समाज में योगदान इत्यादि ऐसे विविध जो पहलू हैं जो हमारे सार्वजनिक दायित्वों को दर्शाते हैं, जो नैतिकता और अनैतिकता, जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व इत्यादि वगैरह को दर्शाते हैं, उनकी सीख, एक अच्छी सीख हमको कहां से? अच्छे साहित्य से मिलती है। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि कोई सा भी साहित्य पढ़ो। क्या पढ़ो? एनी साहित्य, अच्छा सा कोई सा भी पढ़ो साहित्य, एनी साहित्य, एनी लिटरेचर पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। तो क्या पढ़ो? एनी लिटरेचर पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्लियर? तो एनी किसका हो जाएगा? साहित्य का हो जाएगा। तो साहित्य का एनी से होगा, एनी एर्नॉक्स करके हैं। कहां की हैं? कहां के हैं? फ्रांस के हैं साहब जी। किस चीज के लिए? आप देखेंगे, बोले साहसिक और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए साहब। व्यक्ति की क्या क्या यादें होती हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, सामूहिक प्रतिबंध वगैरह कैसे क्या लगाए जाते हैं विभिन्न समाजों में लोगों के ऊपर, इन सब चीजों को उजागर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है उस साहित्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। तो इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। साहित्य के लिए किस देश के हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो साहित्य हमारी मानवीयता को, नैतिकता को, ठीक, हमारी चेतना को जगाता है। इसलिए कहा जाता है कि एनी साहित्य पढ़ो, पर पढ़ो जरूर बेटा। तो इन्हीं विषयों को लेकर लिखा है। इनका समाज में योगदान यही है कि इन्होंने बताया कि साहब जी ये चीजें क्या कैसी है, कैसे क्या प्रभावित व्यक्ति को करती हैं, व्यक्ति को किस प्रकार से रोका दबाया इत्यादि वगैरह जाता है, सामूहिक प्रतिबंध वगैरह कैसे क्या रहे हैं शुरू से ही, बिगिनिंग से लेकर अभी तक। तो उनके बारे में एनी अर्नक्स जो कि फीमेल हैं, उन्होंने लिखा है। इस चीज को थोड़ी सा देख लेना। सामूहिक प्रतिबंध के बारे में बात निकली है तो एक चीज और बता दें, बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कि मनुष्य पैदा कैसे होता है? स्वतंत्र होता है, लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ सर्वत्र, ऑलवेज। बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है। किसका? रूसो जी का कहलाता है साहब जी। ठीक, अब देखो ये चीज कैसे लिंक हो रही है। एक तो सामूहिक प्रतिबंधों इत्यादि वगैरह पर उन्होंने लिखा है, मनुष्य के अधिकार है, उसका अधिकार होता है स्वतंत्र रहना। तो कहीं ना कहीं ये लिंकअप भी किससे हो जाती है? मानवीय जो अधिकार होते हैं, मानव के अधिकार होते हैं उनसे, प्लस मानवीय भावनाएं, चेतना इत्यादि नैतिकताएं सभी को दर्शाया है। तो एक बहुत ही अच्छे, और वैसे भी आप जानते हैं साहब कि भावनाएं प्रधान अधिक माना जाता है फीमेल को साहब। ठीक है, तो बोले साहब एनी फीमेल भावना प्रधान। यही वजह कि दुनिया का टॉप जो मनोविशेषज्ञ कहलाता है, ठीक, वो भी यही बोलेगा साहब कि सबको समझना आसान है, परंतु एक महिला को समझना बड़ा ही मुश्किल है साहब जी। ठीक, तो वो यही बात है। तो फीमेल, एनी फीमेल
भावना प्रधान किस चीज को? साहित्य। साहित्य हमारी भावनाओं को जगाता है। नेक्स्ट जाते हैं, फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते थे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें अपन देखते हैं। कईयों को भा जाता, कईयों को नहीं भाता। बोले सर बहुत ही टफ है। ठीक, तो भाई, ये हमको ना भाई और कोई कहे नहीं हमको तो बहुत भाई। भाई जैक है ना, भाई जैक। तो जो जैक होता है जिससे गाड़ी वगैरह का अपन टायर उठाते हैं, जैक, वो भी फिजिक्स के नियमों के तहत ही बनाया गया है। तो फिजिक्स किसी को भाई और किसी को जैक लगाए और आगे ले जाओ, नहीं तो बाहर करवा दे। तो भाई जैक, भा से क्या होगा? भौतिकी होगा। ए से होने वाला है क्या? दैट इज एलन एस्पेक्ट। जा से होने वाला है आपका जिलिंगर। ठीक, थोड़ी से टफ नेम वगैरह हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक, अपन उसको सरल कर लेंगे, जिलगर, जिगलर, जो आपको आसान लगे आप तो वो कर लेना, तद्भवीकरण। ठीक, इसमें जब ध्यान रखने वाली बात है तो लास्ट वाले वर्ड को पकड़ के चलना। बोले जिगलर क्या है, एस्पेक्टस क्या है, ये नाम। बिगनिंग वाले को नहीं, बिगनिंग वाले को इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है उठा करके शॉर्ट फॉर्म दे दे, बोले ए जिलिगर, तो अपन बोले साहब ए अब मिला ही नहीं रहा अपन को। एलन ढूंढ रहे थे, एंटन ढूंढ रहे थे, वो मिला ही नहीं रहा था। तो इसलिए कभी भी सरनेम वाला जो होता है, जो प्रमुख नाम है, उसको पकड़ के चलने का प्रयास करना। क्लियर है? नेक्स्ट बना जाते हैं। तो भाई जैक, भा से भौतिकी हो जाएगा, ए से एस्पेक्टस करके होने वाला है, जा से जिलगर करके होने वाला है, और का से क्लॉजर करके दिया हुआ है। तो भाई जैक, बोले हमको ना भाई साहब जी, फिजिक्स किसी को भाई और किसी को ना भाई, तो भाई जैक करके ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आते हैं रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान, बोले साहब ये तो इनको भाई पर किनको ना भाई और किसको बहुत ज्यादा भाई? बोले रमेश को भाई। किसको भाई? रमेश को भाई। ठीक, तो रमेश को भाई करके अपन देखेंगे। रा से क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान। क्लियर? मां से हो जाने वाला है मेल्डल, रमेश। शाह से होने वाला है शार्पलेस करके दिया होगा, और को से कैरोलिन बर्टेजी करके कुछ है। एक में ही तीन तीन नाम दिए हैं, यानी संयुक्त रूप से दिया गया है, थोड़ी सा टफ हो जाता। छह में से एक एक व्यक्ति को दे, टोटल 6 नाम होते, सबको दो दो तीन तीन नाम को दिया है, तो अब बढ़ जाएगी संख्या, 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। थोड़ी सा एक चुनौती होता है ना। प्रयास करेंगे लेकिन अपन, कुछ तो याद रहेगा। हम कह रहे हैं कि साहब कुछ भूल जाएंगे, अपन बोले सर टफ टाइप का लग रहा है, बोझिल भी है। पर नाना मामा से काना मामा, और जब आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आपके वहां सामने आएगा ना, तो आप पहचान जाओगे। ईश्वर भी इस बात को देखता है कि बेटा टफ है, सारी चीजें हैं, पर तुम मेहनत करके आए हो ना, तुम आंख बंद करके भी लगाओ बेटा, सही लगेगा तुम्हारा। दुनिया उसको भले ही बोले यार इसका तो तुक्का फंस जाता है, पर उसने जो मेहनत की है विद्यार्थी ने, या तो वही जानता है, ईश्वर जानता था। तुम आंख बंद करके भी लगाओगे तो लग जाएगा, और वो सही ही लगेगा। ठीक, तो आप अपनी मेहनत करें, अपना कर्म करें, फल अच्छा ही मिलेगा। उसकी इच्छा अपन नहीं कर रहे साहब जी। तो रमेश को भाई, ठीक, क्या भाई? रमेश को भाई जैक, दो एक साथ याद हो जाएंगे, भौतिकी के भी और रसायन के भी। रमेश को भाई क्या? जैक भाई। नेक्स्ट जाते हैं। तो रमेश अपन ने देख लिया, रमेश को। चिकित्सा पर बात करते हैं। चिकित्सा, सा से स्वाति, पांबे करके है, सा से स्वीडन है। तो चिकित्सा में एस कीवर्ड निकल कर आ रहा है, सा कीवर्ड निकल के आ रहा है। स्वांते लिखा है, अपन स्वाति कर देंगे क्योंकि अपने लिए स्वाति आसान है। ठीक, 4 ऑप्शन देगा, थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे होगी, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये भी एक खास टैक्टिक होती है याद रखने की वर्ड। आप उसको एज इट इज याद रखो, कुछ भी याद नहीं रहेगा, बोले स्वाते पांबे क्या क्या था। तो आप तो उसको वैसे याद रखो जिसमें आसानी से आपको याद रह जाए, और वो जो वर्ड्स आपके डेली के होते हैं, आप उनसे याद रखने का प्रयास करें। ये वो तौर तरीके टैक्टिक्स बता रहा हूं जिससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, कि आप कल को आप कोई चीज पढ़ेंगे तो उनको लिंकअप कर पाएंगे, सीख पाएंगे। नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बनाया अपन। ये नहीं कि हमेशा दूसरों पर आश्रित रह जाए कि हर चीज के लिए। कब तक पूछते रहोगे, कब तक देखते रहोगे साथी? आप खुद सक्षम बने। वो क्या तौर तरीके होते हैं जो 2-5 साल उसमें डालने के पश्चात में आप सीख पाएंगे, वो आपको पहले ही बता दे रहे हैं। क्लियर? चिकित्सा, सा से स्वाति पाबो या स्वाति पाबो करके हो जाने वाला है। जो चिकित्सा अपन ही करता है, इलाज कर देता अपन के साहब आपके पांव छूबो, धन्यवाद आपका, तो स्वाति पांबे करके हो जाएगा चिकित्सा का।
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी पैसा। पैसे से क्या आता है? बोले डायमंड आता है। ठीक, एक तो होता है डायमंड, कहाँ मिलता है? वो जमीन के अंदर। बोले जमीन के अंदर अपन को डाइव लगानी पड़ती है, तो डाइविंग करके होगा। डायमंड कैसे मिलता है? डाइव लगाने पर मिलता है, जमीन के अंदर मशीनें जाती हैं, खुदाई वुदाई माइनिंग, तो डाइव। ठीक है, और अब एक नया स्वरूप भी आया कि डायमंड बनाया भी जाता है, आर्टिफिशियल। हर वह चीज जिसमें कार्बन है उससे डायमंड बनाया जा सकता है। व्यक्ति की डेड बॉडी से भी डायमंड बनाया जा सकता है। माइकल जैक्सन इसका एक उदाहरण है कि साहब उनकी डेड बॉडी और उनके अवशेषों को बाद में था किसमें बदल दिया? बोले डायमंड। ये, यस, ये बात सही है, आप सर्च कर लीजिएगा। इसमें डायमंड। तो बोले साहब हीरा है सदा के लिए, तो बोले उसके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए या ना पैसा चाहिए। तो ऐसे करके ध्यान रख लेना। तो पैसे में सबसे ज्यादा पैसे में क्या आता है? बोले सबसे महंगा चांदी, सोना या डायमंड। क्लियर? तो डायमंड, डायमंड किससे आता है? पैसे से आता है। डायमंड कहाँ मिलता है? उसके लिए डाइव लगानी पड़ती है जमीन के अंदर, तो वहां मिलता है, डाइविंग से मिलता है। ठीक, डाइव लगा के ला सकते हो और वहां से नहीं ला सकते हो, क्या बोले? बर्न करके बनाना पड़ता है। पृथ्वी के अंदर भी हाई टेम्परेचर में वो चीज बर्न होती है, ताप भी है और दाब भी है, प्रेशर भी है और हीट भी है, तब ना जाके बनता है क्या? डायमंड। तो अपना कीवर्ड क्या हो गया पैसे का? डायमंड करके कीवर्ड हो गया, ऐसे बना लेंगे। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं एक दूसरा कीवर्ड। बोले साहब पैसे के लिए कौन सा बैंक जाना जाता है? बोले एडीबी, सॉफ्ट लोन विंडो। एडीबी, एडीबी सॉफ्ट लोन विंडो। ए से अर्थशास्त्र हो जाएगा, डी से आपका हो जाने वाला है डायमंड, बी से होने वाला है बोले बरनाके यानी बना के, जिसको अपन ने बोला है बरनाके यानी बना के लाओ भाई। ठीक, एडीबी। लेकिन कई लोग कहते बोले फर्जीवाड़ा कुछ नहीं सर, पाकिस्तान को कहते गरीब देश है उसको दे देंगे, भारत को कहते नहीं तुमको क्या जरूरत है, तुम तो संपन्न देश हो। और फिर बाद में फिर प्रश्न चिन्ह लगाते, बोले नहीं तुम्हारा देश पे चढ़ा हुआ है। तो बोले फर्जीवाड़ा ज्यादा है इन लोगों का, यूएसए के संरक्षण में काम करते हैं ये, तो बोले बहुत ज्यादा फर्जी भी है, तो फाते फर्जी फाते फ्लिप हो जाने वाला है। क्लियर? डबल बॉन्डिंग सिस्टम। मान लो एक टेक्निक याद नहीं आई तो कम से कम दूसरा वाला तो याद आएगा। बोले डायमंड याद नहीं आया, डायमंड बना के अपन को ये करना है, ठीक, तो अपन को दूसरा तो याद आएगा कि साहब एडीबी, पैसा यानी कि बैंक। और खास बात है किस चीज के लिए दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकटों में। उस पर जो रिसर्च की इन्होंने ना कि बैंकों में किस प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आया, उसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई, उस रिसर्च के लिए इन 3 लोगों को दिया गया था। थोक के भाव से बांट रहे हैं, तो ऐसे ध्यान रखना तो डबल बॉन्डिंग करके हो जाएगा। प्राय इन पर क्वेश्चन नहीं आता कि किस चीज के लिए दिया गया है, मुख्य परीक्षा इत्यादि वगैरह में आ सकता है, बट पहली स्टेज क्या है? फ्रेमिंग करना। बिल्डिंग एकदम से नहीं बनेगी, पहले नींव बनानी पड़ेगी ना, अपन नींव बना रहे हैं, वो नींव कम से कम इतनी स्ट्रांग हो कि दाएं बाएं ना हो, वो फैक्ट अपने दिमाग पर रहे। तो एक नजर मार लेते हैं अपन ने 6 के 6 बना लिए था। क्लियर? कुछ कुछ अपन को याद रह भी जाएगा, प्रयास अपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहा जाए आपसे, एक नजर मारो, शांति कैसे होती? बोले बड़ी बेमेल सी चीज होती है। साहित्य कौन सा पढ़ो? बोले एनी साहित्य पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। भौतिकी, बोले भाई की ना भाई? बोले हमको तो ना भाई, बोले हमको बहुत ज्यादा भाई। ठीक, बोले जैक नाम का एक बच्चा, उसको बहुत ज्यादा भाई, तो भाई जैक करके अपन ध्यान रख लेंगे। चिकित्सा, सा से चिकित्सा और सा वाले से स्वाते पांबे करके हो जाने वाला है, वो ध्यान रखेंगे अपन। रसायन, बोले रसायन किसको भाई? बोले वो तो रमेश को भाई, तो अपन बोलेंगे रमेश को रसायन भाई जैक करके अपन बोल देंगे। ठीक, रमेश को रसायन भाई जैक। अर्थशास्त्र की बात जब करें तो पैसे की बात होगी, या तो एडीबी जो कि फर्जी है बड़ा, उसके बारे में ध्यान रख लेना, और या फिर एक और कौन सा? डायमंड, कि डायमंड कैसे मिलता है? जमीन के अंदर मिलता है, डाइव लगानी पड़ती है, या फिर बर्न करके उसको बनाते हैं अपन, तो ऐसे करके बनता है। ठीक है, एडीबी जो है वो कोई फर्जी बैंक नहीं है, ठीक है, अच्छा बैंक है। अब हम सिर्फ यहाँ पर प्रयास ये कर रहे हैं कि हाँ हमको याद रह जाए, किसी का उपहास करना, अपमान करना मेरा मकसद नहीं है। ठीक, मेरी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए वाली बात है, तो भावनाओं को समझो, नहीं तो दिशा ही बदल जाए अपन साहब जी। ठीक है, तो वो प्रयास करना। बोले तो आहत वैसे ही आजकल बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं। चलिए, तो अब अपन ने देखे ये क्या थे, ये नोबेल प्राइज थे। सबसे पहली बात कब के हैं? बोले सर 2022 के हैं। ठीक, रमेश को भाई जैक, रमेश को भाई जैक। क्लियर? जबकि अपन ने बात की रमेश को भाई जैक, शांति कैसी है? बोले वो तो बड़ी ही बेमेल सी चीज है सर, मिलते ही नहीं है।
प्रयास कर करके थक गए हैं, मिल ही नहीं रही शांति, सिलेक्शन मिल जाए तो शांति मिल जाए, पगलाना बंद कर दे अपन। तो बोले शांति बड़ी ही बेमेल सी चीज है। बोले कैसे मिलेगी? बोले ऐनी साहित्य पढ़ो। क्या पढ़ो? बोले बेटा ऐनी साहित्य पढ़ लो, तुमको मिल जाएगी शांति। बोले ठीक है पढ़ लेंगे। और बोले मान लो पढ़ने के दौरान में लगे कि नहीं चक्कर आ रहे हैं, बोले डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो बोले किसके पास? चिकित्सा कराने जाना। बोले चिकित्सा के लिए एक ही डॉक्टर सबसे फेमस है, उनका नाम क्या है? चिकित्सा सासे स्वाते पांबे। तो अपने स्वाति पांबे कर दिया है साहब जी। और जाना ना केवल दवाई लेना, इंजेक्शन लगवाना, पांव भी पकड़ लेना, पांबे हो जाएगा। तो चिकित्सा यानी स्वाति पांबे। और बोले फिर उन्होंने इलाज कराओगे तो उनको पैसे देकर आना कि ऐसे भागा होगे। बोले अर्थ यानी पैसा, यानी कि मनी के बारे में बात हो रही है। तो बोले क्या बोलोगे? बोले मैम अभी तो पैसे नहीं है, मैं फाइनेंस कराऊंगा एडीबी से और फिर आपको पेमेंट करूंगा। तो वाकई में तुम फर्जी हो बेटा, ऐसा नहीं करना, कैश देकर आना, नहीं तो गूगल पे एटीएम पेटीएम फंस जाए, पैसे घूमते रह जाएं। मामला क्रिस्टल क्लियर है? तो एक छोटी सी कहानी है, ठीक। एक बंदा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रमेश, ठीक है। उसको रमेश को क्या भाई? बोले जैक भाई। जैक भाई तो जैक हाथ पांव में लग जाए, जो चिकित्सा कराने जाए किसके पास जाए? स्वाति पांबे के पास जाए। पैसा मांगे तो बोले साहब जी बैंक से फाइनेंस कराए एडीबी से। बोले तुम बहुत ज्यादा फर्जी बता रहे हो। तो बोले एक काम करो, तुम अच्छा सा साहित्य पढ़ो, ऐनी साहित्य पढ़ो, तो क्या पा जाओगे? तुम शांति पा जाओगे। ऐसे करके अपन ध्यान रखेंगे। बहुत ही टफ ये सेक्शन है, अब आपके लिए आसान हो जाने वाला है। एक आध दो नाम भूलोगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? तो बोले सर वो शायद हमको चिकित्सा वाला पूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यही होगा ना, 4 ऑप्शन तो देगा वहां पर। ऐसा तो हो नहीं सकता, एग्जामिनर की मजबूरी है, उसको देना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोलो ऑप्शन ही गायब कर दे, बताओ सही क्या है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 4 ऑप्शन तो दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिविटी के साथ में। तब अपन वहां पर इसको इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं आप लोगों की याददाश्त कितनी तेज है। मुझे तो मालूम है कि बहुत ज्यादा तेज है आपकी। तो बता दो इकोनॉमी का यानी अर्थशास्त्र का किसको मिला होगा? ठीक, क्या किया आपने? डबल बॉन्डिंग की है, या तो डायमंड वाले से बनाओगे और या फिर किससे बनाओगे? कोड क्या है आपका? फर्जी एडीबी, एडीबी फर्जी करके। क्लियर? तो जब भी अर्थ यानी पैसे की बात होगी तो किसकी बात हो रही होगी? डायमंड की। डायमंड कहां मिलते हैं? बोले डाइव करने पर मिलते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? बोले बर्न करके बना लो। क्या करके? बोले बर्न करके। तो बर्नेकर करके कुछ बंदे होने वाले हैं, बन जाएगा अपन को अर्थशास्त्र का। ठीक, रसायन की बात कर लेते। रसायन, रसायन सबसे ज्यादा किसको पसंद है? केमिस्ट्री किसको पसंद है पढ़ना? बोले रमेश को पसंद है सर जी। किसको पसंद है? रमेश को पसंद है क्या पढ़ना? केमिस्ट्री पढ़ना रमेश को बड़ा ही पसंद है। तो रा से क्या हो जाएगा? रा से रसायन हो जाएगा। मां से कोई मेंडल वेंडल थे, शाह से कोई शार्प आर्प करके था वो बंदा। इतने लंबे लंबे नाम हैं, आप तो उसको क्या करना, कीवर्ड उसका पकड़ के चलना था। यही स्मार्टनेस कहलाती है। जरूरी नहीं एक एक चीज आपको फुल फॉर्म ही बताना है कि के बैरी शार्पनेस करके बताना है। रमेश को कहा से? बोले सर कहा से कुछ कैरोलिन करके कुछ था, तो हो गया। तो रा से रसायन, मां से मेल्ट्स करके था, शाह से शार्प करके था, कहा से कैरोलिन करके कुछ था सर वो। 4 ऑप्शन देंगे अपन, चिपका देंगे वहां पर फटाफट। क्लियर बात है? 1 2। शांति की बात कर लो लगे हाथ। शांति कैसी चीज है? बोले बड़ी ही बेमेल चीज है, हर किसी के मुकम्मल में नहीं होती सब, हर किसी को नहीं मिलती। शांति बड़ी ही बेमेल सी चीज है। तो बा से क्या हो जाने वाला है? बोले बेलियास्की करके कुछ है। क्या है? बेलियास्की करके कुछ है। वो बंदा कहाँ का है? बोले सर बेलारूस का है। बात से बेलेस्की बियालस्की करके कुछ नाम है, और अपन उसको अपने तरीके से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तद्भवीकरण करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से उनसे बोलो, अंग्रेजों से या रशियन से बोले, बोले बोलो जय हनुमान, तो उनसे बोलते नहीं, बोले वो जय हनुमान, तो अपन भी कहां से बोल पाएंगे उनसे? अपनी जुबान भी वैसे ही है। ठीक, उनके लिए वो फैमिलियर नहीं, इनके लिए ये फैमिलियर नहीं। सीधी सी बात। अपन क्या करते हैं? वर्ल्ड करता तद्भवीकरण, तो अपन ने वो कर दी। बोले बिया लस्की करके कुछ है। ठीक, बेमेल। मां से क्या होने वाला है? मां से मेमोरियल हो जाएगा। ठीक, और ला से क्या है? बोले कोई लिबर्टी करके कुछ था क्या? ठीक, सिविल लिबर्टी करके था क्या? बोले हाँ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी करके कुछ था। तो कुछ तो था ना, 4 ऑप्शन मिलेगा ना, बना देंगे अपन। और नहीं तो फिर एग्जैक्टली एक एक याद रखना है तो कई घंटों आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में भी भूल जाओगे, कोई बात नहीं है, संभावना नहीं, सारी बनती है। टेक्निकल वे में बनाने का प्रयास करिए, स्मार्ट वे में करिए साहब जी।
क्लियर बात है? तो ये अपन बना लेने वाले हैं। तो शांति कैसी चीज है? बड़ी ही बेमेल सी चीज है। डबल बॉन्डिंग करना मान लो लग रहा नहीं सर हमको सेट नहीं हो पा रहा, हम भूल जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्डिंग करते कोई और एक तरीका, एक चीज धोखा दे जाएगी तो कम से कम दूसरा तो है, दूसरा तो कम से कम प्लान बी तो है, वो होना चाहिए। बोले शांति सबसे ज्यादा किस में मिलती है आजकल, कहाँ मिल रही है? बोले सर ये बेलन में मिलती है। बेलन, जिनका हथियार बेलन है वो शांति प्रदान कर देते हैं। नाम ही शांति, समझ में आ जाओ कि अशांति क्रांति। क्लियर? तो किससे? बोले बेलन से। एक बार पड़ जाएगी ना तो मेमोरी में रह जाएगा। तो हो गया क्या वो? मेमोरी। तो जितनी लिबर्टी मांग रहे हैं ना तो पूरी भंगई हो जाएगी, पूरा स्मारक ही बन जाएगा। किससे? क्लियर? नाम और उसके वो विपरीत अगर काम हो गया, बस शांति शांति चारों तरफ, व्यक्ति अपने ही घर में घबराया घबराया सा घूमता, डरा डरा सा। ठीक? जो समझदार जो अनुभवी लोग हैं बड़े अच्छे से जानते, बोले कौन पंगा ले साहब जी, मामला क्रिस्टल क्लियर है। तो शांति बोले प्रदान कर रहे, रुको जरा तुमको, बोले खाना अच्छा नहीं बना, बोले दे रहे तुमको शांति, खाना तो छोड़ो। ठीक? बोले और क्या चाहिए? बोले आजादी भी चाहिए, तो बोले दे रहे तुमको लिबर्टी शांति के साथ में। और अंततः बन जाएगा क्या? मेमोरियल बन जाएगा। कुछ तो याद रहेगा कि बोले चाहिए, बोले नहीं भैया हम बेमेल से चला लेंगे काम, रहने दो, नहीं चाहिए। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं अगले सेक्शन पर बात करें, चिकित्सा। कौन बेस्ट चिकित्सक है? तो स्वाति मैडम है, स्वाति पांबे। उनको भी नहीं पता होगा कि स्वाति पांबे को क्या बदल डाले इनने, तो चिकित्सा वाले क्या हो जाएंगे? स्वाति पांबे करके कुछ है तो स्वाति बना दिया अपन ने, चार हो गए साहब जी। क्लियर? अभी भी बच रहे कौन? बोले सर साहित्य बच रहा पांचवा। बोले क्या पढ़ो, कौन सा लिटरेचर पढ़ो? बोले एनी, एनी एरनॉक्स, एनी। एंड द लास्ट वन कौन सा बचा आपका? फिजिक्स, भौतिकी। तो भौतिकी में तो हमेशा ही से प्रश्न रहा, कोई कहता हमें बहुत भाई और कोई कहे हमको बिल्कुल ना भाई। तो भौतिकी भाई जैक, है ना, भाई जैक कर दो, भाईजान कर दो, कुछ तो बनाओ। क्लियर है? तो भा से भौतिकी, ए से बोले सर कुछ एस्टेक्स करके कुछ था, जा से बोले जगलर फिगलर करके कुछ था, का से था कुछ साहब जी, बना लेंगे, चार ऑप्शन देगा तो अभी नहीं होगा। बोले ये वाला का और ये वाला का सर ऐड हो रहा है, अब भी नहीं आएगा, इतना टफ। एग्जामिनर भी जानता है इस बात को कि साहब व्यवहारिक चीज नहीं है। मैं बच्चे को देकर पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ ये का वाला कौन सा क्या है, कैरोलिन की क्लास की था, वो खुद नहीं बना सकता, वो जानता है साहब, भूल जाएगी इतना सारा सिलेबस। तो कभी भी वहां पर ऐसे टफ क्वेश्चनों में ऑप्शंस आसान देते हैं, और जब क्वेश्चन टफ होता है तब ऑप्शन सरल होते हैं, इस बात को समझिए। और जब क्वेश्चन आपका आसान होगा तो ऑप्शन कभी भी क्या होते हैं? टफ होते हैं। ये भी एक पैटर्न होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कुछ इस प्रकार से बनाने का प्रयास करना। मेरा मानना यह है कि आप बना दोगे, नोबेल प्राइज अब आएगा तो डेफिनेटली आपको बन जाएगा। बस ये है कि हाँ, कुछ दिनों के बाद में फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, और एग्जाम के पहले एक बार अपने रिवीजन कर लेना। जितने भी कीवर्ड कोड वर्ड्स अपन ने बनाए हुए हैं उनको रिवाइज कर लेना, आपको निश्चित रूप से यहां पर बन जाएगा। क्लियर? लास्ट स्टेज, सबके कीवर्ड्स या कोड्स जो भी आपने बनाए हैं सिर्फ वो बस लिख लो। अर्थशास्त्र का क्या है? बोले एडीबी फर्जी करके है। क्लियर? भौतिकी का क्या है? तो भाई जैक करके है। चिकित्सा का क्या है? ये आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद के अपने हाथों से लिखना पड़ेगा, समय उसको देना पड़ेगा आपको, है ना, ये नहीं कि हमारे बस करने से हो जाएगा। तो भाई जैक। साहित्य का क्या है? बोले एनी साहित्य, कोई सा भी साहित्य पढ़ो साहब जी। शांति का क्या है आपका? बोले सर बड़ी ही बेमेल सी चीज है सर। तो शांति का क्या है आपका? बेमेल करके हो जाने वाला है। रसायन का क्या है? बोले रसायन किसको भाई? बोले सर रमेश को भाई। इतने में तो अपन बना देंगे, उठा करके देख लो 6 के 6। अभी आपने पढ़ा है 15-20 मिनट हुए, आधे घंटे हुए, तब आपको इतने टफ नाम याद हो गए हैं। इसमें कम से कम 10 से ज्यादा नाम आ चुके हैं। क्लियर? फिजिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में 3 है, शांति में 3 है, 9 तो यही हो गए साहब जी। अर्थशास्त्र में 3 है, 12 तो यही हो गए साहब। और उसके बाद में चिकित्सा वाले एक, साहित्य वाले एक, तो 14 नाम हैं।
और सारे के सारे जो नाम वो इंडियंस नहीं है, टफ होता थोड़ी सा प्रयास अपन को ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट। निश्चित रूप से आपको बन जाएगा। रिवीजन अगर करके गए, 100% गारंटी है, नोबेल प्राइज पर अगर क्वेश्चन कितना भी टफ आया होगा करंट अफेयर्स को लेकर के, आप बना लोगे इस टेक्निक से। इतने बार आईएएस का क्वेश्चन बनाया जाता है कि साहब आप ऐड करके दे दो उठ पटांग से नाम, बोले इनमें से किसको रसायन का नहीं मिला है, एक नाम फिजिक्स का उठा करके वो चिपका देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपन कहेंगे साहब रसायन किसको भाई, बोलो रमेश को भाई। और साथ ही अपन को फिजिक्स वाले भी याद है, ऐसा नहीं कि वो याद नहीं है, अपन को वो भी याद है, बोले भाई जाके अपन वहां पर अपना कॉमन सेंस, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके उसको बना लेते था। बशर्ते रिवीजन जरूर करके जाना। किन चीजों का? इसका ही। जो आप अपना नोट्स बना रहे हो, जो आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, इसी बुकलेट का रिवीजन करके जाना। ये नहीं कि कोई नई खरीदा है किसी और से, क्योंकि उसमें वो कीवर्ड्स, उसमें जो मास्टर कीज वगैरह हैं, जो लिंक्स वगैरह हैं, वो नहीं होंगे। आप अपनी ही लेकर जाना, भले ही पुरानी सी फटी चटी सी कॉपी जैसी भी हो गई है आपकी, पर वो आपकी अपनी होगी। और पुराना हथियार जो होता है वो विश्वसनीय होता है, कभी भी ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? इतने में अपन नोबेल प्राइज पूरे पूरे बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और भी बता दीजिए कि डगलस डायमंड को कौन सा मिला है? डगलस डायमंड को इकोनॉमी का मिला हुआ साहब जी। मेमोरियल को क्या मिला है? मेमोरियल को उनके साथ में और कोई संगठन भी है क्या? कोई लिबर्टी वर्टी करके है, बोले वही जिसकी चप्पलें पहनते बच्चे। क्लियर है? तो उनको मिला हुआ है, ऐसे बना लेंगे अपन। ठीक। ये बताएं कि एस्पेक्टस, एस्पेक्टस को कौन सा मिला है? एस्पेक्टस बन पा रहा है ना? तो एस्पेक्टस को कौन सा? बोले बिल्कुल सही है, फिजिक्स का ही उनको मिला हुआ है। शार्पलेस को? और वो बेलन वाले को? बोले वो तो कभी नहीं भूले रहे अपन। बोले किससे शांति मिलती है? बोले तुम्हें एक आध बेलन पड़ा जाएगा ना तो पूरी शांति मिल जाएगी। मामला क्लियर है? इसका मतलब अपन को बन पा रहा है कुछ कुछ। स्टडी विथ एंजॉय, विथ स्मार्टनेस, विथ डेप्थ, क्वालिटेटिव। क्लियर है? बोझिल नहीं है, बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़ी सा आपको समय पेशेंस के साथ में देना पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ खास अवार्ड्स वगैरह दिए हुए हैं आप